हे एवरीवन, वेलकम बैक। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है। बट अकॉर्डिंग टू सीबीएसई यू डोंट हैव टू स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इसके लिए इस सेशन में हम लोग सिर्फ वही चीज़ें कवर करेंगे विच आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर योर 2024 बोर्ड्स। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ ये वीडियो देखो और बाकी कुछ ना पढ़ो। फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस यू नीड टू रेफर टू प्रीवियस वीडियो जो 2023 में रिलीज हुई थी, आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। एंड आफ्टर दिस देर आर अ फ्यू मोर वीडियोज जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जा रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आपका है एनालाइज डेटा। एनालाइज डेटा के अंदर देर आर अबाउट 3 सब टॉपिक्स विच यू नीड टू नो, जो आपको आने चाहिए। उसके बाद लिंक डेटा इन स्प्रेडशीट्स, शेयर स्प्रेडशीट्स एंड क्रिएट एंड यूज मैक्रोस। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा थ्योरी बेस्ड होगा। इसके लिए आप एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स दे सकते हो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के, आपको अगर थ्योरी प्रैक्टिस करनी है तो। सो लेट्स लुक इनटू द टॉपिक्स की इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो आज। सो द फर्स्ट टॉपिक इज एनालाइजिंग डेटा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एंड सबसे डिफिकल्ट भी लगता है क्योंकि ये थोड़ा मैथमेटिकल है एंड इसमें आपको थोड़ी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी फॉर योर एग्जामिनेशन। जनरली आपको क्वेश्चंस आते हैं इसमें डेफिनेशन के, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इफ सिनेरियोज, कि गोल सीक क्या होता है एंड सॉल्वर क्या होता है, कंसोलिडेटिंग डेटा से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। सो ये सब चीज़ें हम लोग एनालाइज डेटा वाले पार्ट में पढ़ेंगे। एंड इसके बाद जो भी पार्ट्स आएंगे वो थोड़े थ्योरी बेस्ड होंगे, उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग के बदले आपको थोड़ा रटना पड़ेगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज एनालाइजिंग डेटा। सो लेट्स लुक इनटू क्या क्या आने वाला है। फर्स्ट इज कंसोलिडेटिंग डेटा। सो लेट्स इमेजिन आप स्कूल में पढ़ते हो, आपके स्कूल का नाम है डीएवी एंड आपकी एक मैथमेटिक्स टीचर है। नाउ मैथमेटिक्स टीचर 10th स्टैंडर्ड को पढ़ाती है जिसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। नाउ हर एक सेक्शन के लिए एक स्प्रेडशीट बनाई गई है और एक टेबल बनाया गया है जिसमें स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट्स नेम एंड मार्क्स। सो ये हो गया सेक्शन ए के लिए। सिमिलरली सेक्शन बी के लिए अलग टेबल होगा एंड सेक्शन सी के लिए भी अलग टेबल होगा। सो डेटा कंसोलिडेशन से आपको एक फ़ायदा ये होता है कि आप ये तीनों टेबल ज्वाइन करके एक सिंगल टेबल में कंसोलिडेट कर सकते हो, विच मीन्स आप काफ़ी जगह से अपना डेटा गैदर करते हो एंड उसको एक सिंगल या फिर मास्टर वर्कशीट में कंबाइन कर देते हो। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका जो सारा डेटा है, आपके जो सारा इंफॉर्मेशन है वो समराइज हो जाएगी एंड आप एक ही जगह पे अपना सारा डेटा देख सकते हो। सो आपकी जो मैथ की टीचर है उनको हर एक शीट बार बार ओपन करके नहीं देखनी पड़ेगी, वो एक ही शीट में डेटा कंसोलिडेशन के थ्रू सबके सारे सेक्शन के मार्क्स देख सकते हैं। सेक्शन ए के मार्क्स आ जाएंगे, सेक्शन बी के मार्क्स आ जाएंगे एंड सेक्शन सी के भी मार्क्स आ जाएंगे। जनरली स्टूडेंट्स आस्क कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स या फिर IT 402 में स्टेप्स पूछे जाते हैं कि नहीं। फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कभी भी स्टेप्स नहीं पूछे गए, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि कौन से मेन्यू के अंदर आपको कंसोलिडेशन का ऑप्शन मिलता है। सो आप ये चीज़ याद रख सकते हो। एक बार आपने डेटा को समराइज कर दिया, आपको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट दूसरे ऑप्शंस भी देती है कि आपका जो डेटा एनालिसिस है वो पार्ट थोड़ा इजी हो जाए। सो सब टोटल एक ऐसा फंक्शन है जिससे आप जनरली चीज़ों को टोटल कर सकते हो या सम कर सकते हो। लेट्स इमेजिन कि आप ईयरली लिस्ट बनाते हो कि आपने कितनी पेंसिल्स खरीदी, कितने पेन्स खरीदे एंड कितने बुक्स खरीदे। सो इसका डेटा कुछ ऐसे रहेगा कि जनवरी में आपने 10 पेंसिल्स खरीदी, फिर आपने फरवरी में 15 पेंसिल्स खरीदी, मार्च में इतनी पेंसिल्स खरीदी। सेम गोज फॉर पेन्स के लिए हो गया, फिर बुक्स के लिए हो गया। सो इन सारे डेटा का आपको अगर टोटल देखना है, अगर आपको चेक करना है कि पेंसिल आपने 1 ईयर में कितनी सारी पेंसिल्स यूज़ की हैं, आपने 1 ईयर में कितने सारे पेन्स यूज़ किए हैं, बुक्स आपने कितनी यूज़ की हैं। सो सब टोटल एक ऐसा ऑप्शन है जिसको यूज़ करके आप सब टोटल्स क्रिएट कर सकते हो ये तीनों ऑप्शंस के, एंड आपको सारे वैल्यूज़ एक जगह पे मिल जाएंगे। सो इट इज़ अ क्विक कैलकुलेशन विच टोटल्स और एड्स डेटा अरेंज्ड इन एन एरे। एरे का मतलब होता है लिस्ट। सो आपके पास ये जो लिस्ट है वैल्यूज़ की, ये भी लिस्ट है, ये भी लिस्ट है, इसके ऊपर सब टोटल फंक्शन परफॉर्म किया जाता है।
कहाँ पर मिलता है ये सब टोटल फंक्शन? ये मिलता है आपको डेटा सब टोटल्स में। सो ये मेन्यू याद रखना है आपको। एक बार आपने डेटा कंसोलिडेशन कर दिया, आपने सब टोटल फाइंड आउट कर दिया, नेक्स्ट आता है व्हाट इफ सिनारियोज। ना व्हाट इफ सिनारियोज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट आपको याद रखने के लिए ये इजी रहेगा। सो व्हाट इफ सिनारियोज एक्चुअली टेस्ट करता है कि व्हाट इफ सिनारियो 1 होता, व्हाट इफ इंडिया हैड स्कोर्ड मोर रन्स इन वर्ल्ड कप, और सिनारियो 2, what if India had taken more wickets in the first 10 overs, or maybe scenario 3, what if Australia had scored less runs. So what if scenarios के थ्रू आप ऐसे questions आंसर करते हो कि क्या क्या चीजें हो सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 3 टाइप के रॉ मटेरियल जाते हैं, X, Y एंड Z। तो ये मटेरियल की कॉस्ट फिक्स्ड है एंड नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज होते रहते हैं एवरी ईयर। सो 2022 में रॉ मटेरियल X ज़्यादा यूज़ हुआ होगा, 2023 में रॉ मटेरियल Y ज़्यादा यूज़ हुआ होगा, एंड इसकी वजह से आपका जो टोटल कॉस्ट है वो इतना आता है। सो व्हाट इफ सिनेरियोज के थ्रू आप ये चेक कर सकते हो कि व्हाट इफ मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो जाए। अब 2018 और 16 के बदले मेरे यूनिट्स हो गए 24, 19 एंड 43, तो हम इसको बोल देंगे ये है एक हाई वॉल्यूम सिनारियो। और सिनारियो 1 कोई भी आप नाम भी दे सकते हो, सिनारियो 2 भी रख सकते हो आप, जिसमें सब चीज़ें बहुत कम यूज़ हुई है, 3, 4 एंड 5। रॉ मटेरियल X की क्वांटिटी नंबर ऑफ यूनिट्स 3 था, रॉ मटेरियल Y का यूनिट्स 4 था, रॉ मटेरियल ऑफ Z 5 था। सो दिस कैन बी मेंशन्ड एज सिनारियो 2। सो ऐसे करते करते आप मल्टीपल सिनारियोज क्रिएट कर सकते हो और हर एक सिनारियो का आपको एक टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आपको पता चल जाएगा कि अगर एक रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो मेरे को क्या प्राइस पे करनी पड़ेगी, अगर एक मटेरियल को मैंने कम यूज़ किया तो क्या प्राइस करनी पड़ेगी। सो एक्चुअली अ सिनेरियो इज़ नथिंग बट सेव्ड सेट ऑफ सेल वैल्यूज़। सो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे आपके फॉर एग्जांपल मार्क्स हो गए, आईटी में कितने मार्क्स आए आपको इंग्लिश में कितने मार्क्स आए, आपको केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए। तो मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दीज सिनेरियोज आप अपना फाइनल परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो। कहाँ पर अवेलेबल होता है ये? टूल्स मेन्यू में सिनेरियोज के अंडर ये अवेलेबल होता है। सो व्हाट इफ क्वेश्चंस या फिर व्हाट इफ सिनेरियोज का एक आइडिया आपको लग गया है कि व्हाट इफ सिनेरियोज कहाँ यूज होते हैं एंड क्या उसका फायदा है। सो 2 टाइप ऑफ व्हाट इफ सिनेरियोज होते हैं। एक होता है गोल सीक। आप कंसिडर कर सकते हो कि गोल सीक एक व्हाट इफ सिनेरियो का एक सब पार्ट है। सो लेट्स से आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, राइट? सो पूरे साल में आपने 2 या 3 एग्जाम्स दिए होंगे या 4 एग्जाम्स दिए होंगे। सो हर एक एग्जाम के आपके पास मार्क्स है, 58 मार्क्स, 70 मार्क्स, 72 मार्क्स, 60 मार्क्स, एंड आपका एम है कि आपको 65% आना चाहिए। काफ़ी कम है, बट एनीवेज फॉर दिस एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। सो गोल सीक के थ्रू आप ये फाइंड आउट करोगे कि फाइनल मार्क्स में आपको क्या मार्क्स आने चाहिए जिससे आपका जो फाइनल ग्रेड है वो 65 हो जाए। सो गोल सीक का ये फायदा होता है कि आपके पास एक अननोन वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर x या फिर फाइनल एग्जाम, जो आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपके पास एक फाइनल वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो बेसिकली इट्स लाइक सेइंग व्हाट वैल्यू विल प्रोड्यूस द रिजल्ट दैट यू वांट। सो ये जो रिजल्ट है आपने ऑलरेडी फिक्स कर दिया, विच वॉज 65%। व्हाट वैल्यू ऑफ योर फाइनल एग्जाम मार्क्स विल गिव यू द रिजल्ट दैट यू वांट। सो गोल सीक से हम लोग ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एंड इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड आउट होती है, या तो x हो गया, या तो y हो गया, या तो z हो गया, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ओनली वन आर्ग्यूमेंट कैन बी यूज्ड। बट ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करनी है। अगर आपको मल्टीपल चीज़ें फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 एग्जाम्स दिए हैं, तीनों की वैल्यू आपको पता है, बट आपका अभी लैब का एग्जाम बाकी है, प्रैक्टिकल्स बाकी है, एंड एक फाइनल एग्जाम बाकी है, एंड आपको पता है कि आपको फाइनल्स में 65% लाने हैं।
सो लैब और फाइनल एग्जाम्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सो इस चीज़ के लिए हम लोग सॉल्वर यूज़ करते हैं ना। सॉल्वर में एक और फीचर ये है कि आप सेट कर सकते हो कि लैब के जो मार्क्स हैं वो बिटवीन 0 to 30 ही होने चाहिए, क्योंकि कम मार्क्स का होता है जनरली प्रैक्टिकल एग्जाम्स। सो आप ये जो वैल्यू है 0 to 30 ये सेट कर सकते हो। एंड फाइनल एग्जाम के जो भी फाइनल मार्क्स हैं आप सेट कर सकते हो कि 0 to 100 हो गया। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ सॉल्वर। ये गोल सीक जैसा ही है बट थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है इस गोल सीक का, बिकॉज आप एक के बदले मल्टीपल वेरिएबल्स फाइंड आउट कर रहे हो। एंड ऑल्सो आपको उसमें एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपने जो वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई की जो वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हो, उस पर आप चीज़ें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हो। मैं बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए बट 10 से कम होनी चाहिए, एंड y की जो वैल्यू 5 से ज़्यादा होनी चाहिए बट 15 से कम होनी चाहिए। ये चीज़ें आप फिक्स कर सकते हो। सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ सॉल्वर। इन एग्जामिनेशन आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गोल सीक एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉल्वर। सो आपको ये याद रखना है, गोल सीक बहुत सिंपल होता है, आप सिर्फ एक इनपुट फाइंड आउट करते हो, वेयर सॉल्वर थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है, इसलिए आप मल्टीपल इनपुट्स फाइंड आउट कर सकते हो। सो द मोस्ट एनालिटिकल पार्ट इज ओवर, थोड़ा मैथमेटिकल भी था। अब हम लोग चेकआउट करते हैं कि लिंक डेटा और स्प्रेडशीट्स में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। सो जनरली जब हम लोगों ने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था कि आपकी क्लास टीचर है मैथमेटिक्स की, राइट। सो मैथमेटिक्स की टीचर के पास एक टेबल है और स्प्रेडशीट है जिसमें नेम है एंड मार्क्स है, राइट। स्टूडेंट हो गया स्टूडेंट ए, उसके मार्क्स आ गए 90, स्टूडेंट बी मार्क्स आ गए 85, स्टूडेंट सी मार्क्स आ गए 78। बट व्हाट इफ इस शीट के अंदर आपकी केमिस्ट्री टीचर को भी मार्क्स ऐड करने हैं, या फिर व्हाट इफ आपकी मैथमेटिक्स टीचर को सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है वो लिंक करना है इस शीट के अंदर, और मे बी प्रीवियस ईयर या जो 2023 के जो मार्क्स थे क्लासेस के वो इसमें लिंक करने हैं। सो मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। बेसिकली क्या है, आपको एक्स्ट्रा डेटा ऐड करना है शीट में, या फिर आपको दूसरी टीचर्स के साथ भी शेयर करना है। सो ये ऑप्शन ई स्प्रेडशीट में अवेलेबल होता है। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल शीट्स कैसे सेट करते हैं। मल्टीपल शीट्स मतलब आप एक ही वर्कबुक के अंदर, सो इसको वर्कबुक बोला जाता है। जब भी आप एक्सेल या फिर कैल्क यूज़ करने वाले हो, एक वर्कबुक क्रिएट होती है जिसके अंदर आप मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर सकते हो। सो दिस इज़ फॉर कैल्क एंड दिस इज़ फॉर एक्सेल। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। हाउएवर अगर आपने कैल्क पढ़ा है तो थ्योरी थोड़ा कैल्क बेस्ड है, बट इट डज नॉट मैटर, एग्जामिनेशन में आप दोनों का लिखोगे तो बराबर ही होगा। सो वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स क्रिएट हो जाती हैं। आपके पास ऑप्शन आता है कि आप ये शीट का जो नाम है ये रीनेम कर सकते हो, या फिर इसमें आप कहीं और से किसी और फाइल से शीट ऐड कर सकते हो। रीनेम करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट इज द डबल क्लिक। सो एज वी सॉ, किसी भी वर्कबुक के अंदर नीचे 3 शीट्स खुलेंगी, उनको शीट बोला जाता है। शीट 1 करके नाम होगा, फिर शीट 2 होगा, फिर शीट 3 होगा एंड सो ऑन। अगर आपको इसको रीनेम करना है आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। आइदर आप डबल क्लिक कर सकते हो इस पर, तो एक कर्सर आ जाएगा, ऐसा करके कर्सर आता है जो आप विंडोज़ फाइल सिस्टम में भी देखते हो, तो उससे क्या होता है आप रीनेम कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन इज आपने राइट क्लिक कर दिया एंड आपको एक मेन्यू आइटम खुलेगा, वहाँ पर आप रीनेम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। और थर्ड ऑप्शन भी है जिस थोड़ा लंबा ऑप्शन है, बट फॉर्मेट मेन्यू में जाके आप शीट ऑप्शन पर क्लिक करके उसको रीनेम कर सकते हो। सो थोड़ा लंबा है, बट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट रिमेंबर देयर आर 3 ways टू रीनेम अ शीट। सो लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल। आपकी मैथमेटिक्स टीचर है, पूरी क्लास के मार्क्स हैं, एंड आपकी मैथमेटिक्स टीचर को थोड़े चीज़ें परफॉर्म करनी। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ ऑल द मार्क्स, एवरेज ऑफ ऑल द मार्क्स, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ईच स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट को क्या ग्रेड आया है। सो इन सब चीज़ों के लिए एक्चुअली हम लोग फार्मूलाज यूज़ करते हैं ना। फार्मूलाज में
अगर आप मैथमेटिक्स देखोगे तो हम लोग उसमें x डालते हैं, y डालते हैं, या फिर 50 प्लस 60 प्लस 83 प्लस 94 ऐसी वैल्यूज़ डालते हैं। इन स्प्रेडशीट्स, इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज़ नहीं डालते हैं, बिकॉज हमारा काम थोड़ा ईजी हो जाता है स्प्रेडशीट में। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग द वैल्यूज़ डायरेक्टली हम लोग एक चीज़ ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस कुछ नहीं है, सेल रेफरेंस इज द सेल एड्रेस ऑफ दीज वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 39 है, यहाँ पर 63 है। टोटल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर 1 प्लस नंबर 2। सो यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूला में डालने वाले हैं हम लिखेंगे इक्वल टू सम A2 प्लस B2। आपको ये याद नहीं करना है कि फॉर्मूलाज कैसे आते हैं, जस्ट रिमेंबर हम लोग A2 और B2 यूज कर रहे हैं एंड नॉट डायरेक्टली द वैल्यूज। सो दिस A2 एंड दिस B2 can be a single cell or a range of cells, and this is known as a cell reference. हम लोग दूसरी शीट से भी फॉर्मूलाज क्रिएट कर सकते हैं, दूसरी शीट से भी सेल्स ले सकते हैं। व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू नेम द शीट। आपने शीट का नाम लिया, उसको इन्वर्टेड कॉमास में डाला एंड आगे लिख दिया डॉट B2। सो इससे क्या होगा, शीट 1 से एक B2 सेल है वो आप यूज कर सकते हो अपने फॉर्मूला में। सो देर आर टू वेज टू क्रिएट द रेफरेंस। रेफरेंस क्या है? किसी भी फॉर्मूला में हम लोग जो वेरिएबल्स डालते हैं, जो वैल्यूज डालते हैं, उसको रेफरेंस बोला जाता है। जनरली इट इज द सेल एड्रेस। सो देर आर टू वेज टू क्रिएट द रेफरेंस। आइदर आप कीबोर्ड से क्रिएट कर सकते हो और आप माउस क्लिक से भी क्रिएट कर सकते हो। एक किसी भी रेफरेंस के 3 पार्ट होते हैं। जनरली अगर आप सेम शीट यूज कर रहे हो तो आपको सिर्फ ये देना है। अगर आप दूसरी शीट भी यूज कर रहे हो तो आपको शीट नेम यूज करना है। अगर आप कहीं और से शीट यूज कर रहे हो तो आप पाथ और फाइल नेम भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अप इज हाउ डू यू लिंक और डिफरेंट लोकेशन टू योर स्प्रेडशीट। सो हाइपरलिंक्स कहा जाता है। अगर आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे आपने कुछ भी सर्च किया, फॉर एग्जाम्पल फीफा स्केड्यूल फॉर 2024, या फिर आपने कुछ और सर्च कर लिया, फॉर एग्जाम्पल CBSE टाइम टेबल फॉर 2024, तो आपको गूगल पे बहुत ज़्यादा लिंक्स आ जाएंगे। एक CBSE वेबसाइट का लिंक आएगा, एक यूट्यूब का लिंक आ जाएगा, प्रॉब्ली किसी अदर न्यूज़ वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। सो आप इस पर अगर क्लिक करते हो तो आपको वो उस वेबसाइट पे ले जाएगा। सिमिलरली ये जो लिंक्स है आप अपनी वर्कबुक में, अपनी वर्कशीट में भी ऐड कर सकते हो। सो देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स। एक होता है जो एक हाइपरलिंक आपको इंटरनेट पे ले जाए, जैसे वेबसाइट्स यूट्यूब पे ले गया, इंस्टाग्राम पे ले गया, या मे बी विकीपीडिया पे ले गया। सेकेंड कुड बी आपको एक न्यूज़ वेबसाइट पे लेके जा रहा है। थर्ड कुड बी आपके ही PC में एक डॉक्यूमेंट है जो ओपन हो रहा है आप क्लिक करते ही, या फिर आप एक न्यू डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हो यूजिंग हाइपरलिंक। सो मल्टीपल टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स होते हैं। बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको 2 चीज़ें एब्सोल्युटली याद रखनी है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स। द फर्स्ट इज एन एब्सोल्यूट हाइपरलिंक एंड द सेकेंड इज अ रिलेटिव हाइपरलिंक। मेन डिफरेंस इसमें क्या है? एब्सोल्यूट लिंक आपको एक कंप्लीट एड्रेस देता है एंड एक रिलेटिव लिंक आपको एक छोटा सा एड्रेस देता है जो सेम फाइल के अंदर होता है। इट इज़ लाइक सेइंग, अगर मैं लेट्स से अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, सो प्रॉब्ली RK पुरम फ्लैट 4 सम कॉलोनी RK पुरम दिल्ली, राइट? सो दिस वुड बी योर एब्सोल्यूट एड्रेस और एन एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। बट अगर मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ कि फ्लैट 4 एंड सम कॉलोनी नेम, ये छोटा सा एड्रेस है, बट जो लोग आसपास रहते हैं उनको पता होगा कि ये जगह कौन सी है। सो दिस इज नोन एज अ रिलेटिव हाइपरलिंक। सो इन दोनों हाइपरलिंक्स में डिफरेंस क्या है कि अ रिलेटिव हाइपरलिंक विल नॉट ब्रेक अगर आप अपनी पूरी की पूरी शीट्स, और या फिर अगर आप दोनों ही फोल्डर जो लिंक हो रहा है एंड जो शीट में आप जिसको लिंक कर रहे हो वो दोनों ही अगर आप मूव कर रहे हो एक साथ, तो रिलेटिव हाइपरलिंक ब्रेक नहीं होता। बट
अगर आपने शीट और अपने डेटा को एक फोल्डर से हटा दिया, आपने अपने डेटा वाले फोल्डर को मेन फोल्डर से हटा के डेस्कटॉप पे रख दिया, तो आपका जो रिलेटिव हाइपरलिंक है वो ब्रेक हो जाएगा। बट एब्सोल्यूट हाइपरलिंक के साथ कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट अप इज, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ योर मैथ टीचर हु हैज बीन वर्किंग ऑन योर मैथमेटिक्स मार्क्स। अगर मैथ्स टीचर को केमिस्ट्री टीचर के साथ वो वर्कबुक शेयर करनी है ताकि केमिस्ट्री टीचर भी मार्क्स ऐड कर पाए, सो वो भी पॉसिबल है। सिर्फ टूल्स में जाके शेयर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। सो इससे क्या होगा, मल्टीपल चीज़ें हो जाती हैं कि केमिस्ट्री टीचर फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मार्क्स ऐड कर पाएंगे उस सेम वर्कशीट में। एक फीचर टू ट्रैक आ जाता है कि जो मेन ऑथर है या फिर आपके जो मैथ्स टीचर है वो देख पाएंगी कि केमिस्ट्री टीचर ने कौन कौन से चेंजेस किए हैं। ऑब्वियसली केमिस्ट्री के मार्क्स तो ऐड करेगी टीचर, बट अगर गलती से मैथमेटिक्स के मार्क्स चेंज हो गए तो वो भी ऑब्जर्व किया जा सकता है या फिर ट्रैक किया जा सकता है। सो इससे एक फ़ायदा है कि मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस इट साइमल्टेनियसली। सब लोग मिलके काम कर सकते हैं, आपके केमिस्ट्री टीचर, मैथ्स टीचर, इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, सब लोग एक साथ एक ही वर्कशीट पे काम कर सकते हैं अलग अलग जगह से। सो ये जो सारे चेंजेस बन रहे हैं ये रिकॉर्ड भी किए जा सकते हैं ताकि एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम जो आपकी प्रिंसिपल है वो देख पाए किसने क्या क्या चेंजेस किए हैं या फिर क्या क्या चेंजेस हुए थे। कोई भी वर्कशीट में अगर चेंज होता है तो वो ऐसा रिप्रेजेंट होता है, एक सेल के आसपास एक बाउंड्री सी आ जाएगी, जनरली ब्लू कलर होता है या फिर कोई भी कलर्ड बॉर्डर होता है, उस जिससे पता चलता है कि यस ये सेल जो है ये चेंज हुआ था। अगर किसी ने कॉलम डिलीट किया है या फिर रो डिलीट किया है तो वो थोड़ी एक डार्क शेड में आ जाएगी ऐसे। सो व्हेन समवन मेक्स दीज चेंजेस, आप उसमें कमेंट्स भी ऐड कर सकते हो, लाइक दिस पर्सन चेंज दिस सेल, एंड उसने क्या चेंजेस किए, क्यों चेंजेस किए, वो भी ऐड कर सकते हैं। सो ये कहाँ से होता है, एडिट, चेंजेस, कमेंट्स। आफ्टर ऑल योर टीचर्स हैव फिनिश्ड वर्किंग ऑन द वर्कशीट, सबमिट और चेंजेस कर दिए, आपकी जो प्रिंसिपल है वो चेंजेस एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है, या फिर जिसने भी वो वर्कबुक क्रिएट की है वो देख सकता है किसने क्या क्या चेंजेस बनाया। इसका एक फ़ायदा ये है कि आप कोई चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ फर्स्ट 3 चीज़ें चाहिए वो एक्सेप्ट कर सकते हो, बाकी रिजेक्ट कर सकते हो, या फिर आप एक्सेप्ट ऑल भी कर सकते हो एंड रिजेक्ट ऑल भी कर सकते हो। अगर आपको सारे चेंजेस नहीं देखने हैं एक एक करके, आप सारे चेंजेस को मर्ज कर सकते हो एंड एक ही टाइम में सारे चेंजेस को रिव्यू भी कर सकते हो। अगेन सेम मेन्यू, एडिट, चेंजेस एंड मर्ज डॉक्यूमेंट। फाइनली आपका लास्ट टॉपिक है मैक्रोज। इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जनरली एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैक्रोज एंड व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रोज। सो लेट्स से एक ऑफिस पर्सन है, एक ऑफिस सेक्रेटरी है, जिसका हर दिन का एक काम है कि नया डेटा आएगा एंड उसको थोड़ा फॉर्मेट कर देना है। फॉर्मेटिंग में क्या करना है, ये जो ऊपर टाइटल है, ये जो आप देख रहे हो, ये नया जोन, कैटेगरी, जैन, फेब, मार्च, हर एक शीट में ये हर दिन ऐड करना है। सो अगर ये चीज़ आप मैनुअली करने लगोगे हर दिन तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा एंड थोड़ा टाइम वेस्ट भी है। बट आपका वर्कबुक में या फिर ई स्प्रेडशीट में एक ऑप्शन आता है कि अगर आप कोई भी टास्क रिपीट कर रहे हो, इफ़ यू आर रिपीटिंग एनी टास्क, यू कैन एक्चुअली रिकॉर्ड ऑल द चेंजेस, या फिर आप कोई भी कीबोर्ड प्रेस कर रहे हो, कोई भी माउस क्लिक कर रहे हो, वो आप सब रिकॉर्ड कर सकते हो एंड यू कैन फाइनली सेव इट। इसका एक फ़ायदा है कि आप नेक्स्ट टाइम कोई भी वर्कबुक अगर आपके पास आएगी, आप उसमें ये चेंजेस प्ले कर सकते हो विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट क्लिकिंग द कीबोर्ड अगेन, विदाउट क्लिकिंग द माउस, आप सारी चीज़ें फिर से ऑटोमेटिकली कर सकते हो। सो दिस इज द यूज ऑफ मैक्रोज। इट इज़ लाइक एन ऑटोमेटिंग अ सीक्वेंस ऑफ कैलकुलेशंस। नॉट ओनली कैलकुलेशंस, अगर आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो, कलर चेंज कर रहे हो, वो सब चीज़ें भी पॉसिबल है यूजिंग मैक्रोज। कहाँ पर अवेलेबल होता है ये, टूल्स, मैक्रोज एंड रिकॉर्ड मैक्रोज। सो आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग करनी है एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग भी करनी है उसके लिए। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स थ्योरी पार्ट। नेक्स्ट अप इज आपको थोड़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इसके लिए एक एक्सपेक्टेड वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, 2023 की वीडियो आप देख लो, दैट इज नाइस, एंड 24 की भी आप देख लो, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी।
And also you can practice some database management questions and database management system theory videos. So I hope this video was useful. Please do not forget to comment under the video अगर आपको कोई भी doubt है for your exams. And you can also like this video अगर आपको इस video से थोड़ा help हुआ है तो. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.